आप सभी का आज के सेशन में मैं इरफान सर आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं हॉट क्वेश्चंस को। और हॉट क्वेश्चंस मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले क्वेश्चंस जो हमारे सिलेबस पर ही बेस्ड होंगे बट टेक्स्ट बुक से बाहर के होंगे। तो ये क्वेश्चंस जो है यहां पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूं कि हॉट क्वेश्चन के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए कि हॉट क्वेश्चन के लिए आप लोगों ने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना चाहिए। और अगर आपको फिगर दी हुई है तो फिगर को भी देखना चाहिए और क्वेश्चन में दिए हुए पॉइंट्स को अंडरलाइन करके उन पॉइंट्स का और फिगर का सही इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये छोटी सी ट्रिक है हॉट क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज हम लोग पहले 3 चैप्टर पर हॉट क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो देखिए सिमिलैरिटी चैप्टर का ये पहला क्वेश्चन है। यहां पर हमें बोला गया है कि इन गिवन फिगर लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M एंड लाइन सेगमेंट AB and CD and EF are concurrent at point P. Prove that AE by BF equal to AC by BD equal to CE by FD। तो देखिए क्वेश्चन को हमने रीड करना है और क्वेश्चन को रीड करके क्वेश्चन में दिए हुए चीजों को समझना है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो लाइन L है और ये जो लाइन M है ये पैरेलल है और साथ ही साथ बता दिया है कि ये जो पॉइंट P है ये कॉन्करेंट पॉइंट है। कॉन्करेंट पॉइंट का मतलब होता है 3 या 3 से ज्यादा लाइन जब एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम कॉन्करेंट पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर पॉइंट P जो है कॉन्करेंट पॉइंट है और मुझे यहां पर इन साइड्स के रेशियो को इक्वल बताना है। तो कैसे इक्वल बताएंगे हम लोग? तो देखिए हम लोग यहां पर सबसे पहले देखेंगे कि इन 3 साइड के रेशियो को मुझे बताना है। तो ये तीन साइड के जो रेशियो में इन्वॉल्व होने वाले जो साइड्स है उन साइड्स को हम लोग पहले फिगर में आइडेंटिफाई करेंगे। AE कहां पर है? तो AE यहां पर है। BF कहां पर है? BF यहां पर है। उसके बाद AC ये कंप्लीट AC होगा। फिर हमें बोला गया है BD तो ये कंप्लीट BD होगा। उसके बाद CE बोला गया है और FD बोला गया है। तो इन साइड का रेशियो मुझे इक्वल बताना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं इस रेशियो को ऑब्टेन करने की कोशिश करूंगा AE बाय BF को। अगर मुझे AE बाय BF रेशियो चाहिए तो मैंने देखना है कि AE कौन से ट्रायंगल का पार्ट है। अगर हम यहां देखेंगे तो ट्रायंगल APE का पार्ट है AE एंड ट्रायंगल BF का पार्ट है BF। हम यहां पर क्या करेंगे? AE BF का हमें चाहिए, इन दो ट्रायंगल को क्या बताएंगे बेटा? सिमिलर बता देंगे और उनको सिमिलर बताने के बाद मुझे यहां पर ये पहला रेशियो मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन की। और सॉल्यूशन की शुरुआत में हम सबसे पहले क्या करेंगे? ट्रायंगल AEP या APE कहिए एंड ट्रायंगल BPF, इन दो ट्रायंगल के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब इन दो ट्रायंगल को अगर मुझे सिमिलर बताना है तो हमें यहां पर डबल ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी का इस्तेमाल करना है। देखिएगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है और हमें पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये एंगल APE एंड एंगल BPF इक्वल है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि एंगल APE इक्वल टू एंगल BPF और रीजन क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। मैं यहां पर शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग एग्जामिनेशन में कंप्लीट फुल फॉर्म में लिखेंगे। तो यहां पर हमें एक एंगल का जोड़ी इक्वल मिल गया है। अब मुझे गिवन क्या था कि लाइन L और लाइन M पैरेलल है। अब ये लाइन L और लाइन M पैरेलल है और AB मेरा ट्रांसवर्सल बन रहा है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स कैसे बन जाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेंगे। और हमें पता है कि पैरेलल लाइन ने बनाए हुए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहां पर ये एंगल का जोड़ी भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे एंगल EAP इक्वल टू एंगल FPF
एफ बी पी। तो यहां पर ये दो एंगल्स इक्वल हो गए हैं, रीजन होगा अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इन दो ट्रायंगल के दो एंगल का जोड़ी इक्वल आ गया है, तो बाय डबल ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। सो देयरफॉर बाय डबल ए टेस्ट हम क्या बोल जाएंगे यहां पर कि ट्रायंगल एपीई इज सिमिलर टू, सिमिलैरिटी लिखते समय करस्पॉन्डेंस को देखना है, P के लिए P इक्वल होना चाहिए और A के लिए B इक्वल होना चाहिए, तो यहां B होगा और ये P होगा और ये F आ जाएगा। तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं और ये दो ट्रायंगल सिमिलर होने की वजह से हम इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिखेंगे, तो AP बाय BP किसको इक्वल जाएगा बेटा, PE बाय, किसको इक्वल जाएगा, ये जाएगा PE बाय PF को इक्वल जाएगा। एंड उसके बाद AE जो है वो किसको इक्वल जाएगा बेटा, BF को इक्वल जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो मुझे प्रूव करना है उसका जो पहला रेशियो था वो मैंने ऑब्टेन कर लिया है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। तो यहां पर ये दो ट्रायंगल के हेल्प से हमने पहला रेशियो यहां पर ऑब्टेन किया। नाउ चलते हैं तीसरे रेशियो पर, मैं दूसरे रेशियो पर भी आऊंगा, पहले मैं तीसरे रेशियो पर चल रहा हूं। अब इस तीसरे रेशियो में मुझे ये अगर ये ऑब्टेन करना है तो मैंने सीई और एफडी किस ट्रायंगल के पार्ट्स है वो देखने चाहिए। तो सीई यहां पर है, एफडी यहां पर है, तो हम यहां देख रहे हैं कि सीई जो है इस ट्रायंगल का पार्ट है और एफडी जो है वो इस ट्रायंगल का पार्ट है। तो हम इन दो ट्रायंगल को क्या बता देंगे, सिमिलर। कैसे बताएंगे बेटा, तो वापस से हम यहां देखेंगे तो यहां पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा, और हमको बहुत अच्छे से पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये एक एंगल का जोड़ी इक्वल होगा। उसके बाद एल को पैरेलल है और साथ ही साथ CD यहां ट्रांसवर्सल बन रहा है, वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अल्टरनेट एंगल्स की वजह से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो बाय डबल ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ये दो ट्रायंगल्स भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल CPE एंड ट्रायंगल DPF। यहां पर हम सबसे पहले एंगल CPE को इक्वल बताएंगे एंगल DPF से, रीजन होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। उसके बाद हम लोग इस एंगल की बात करेंगे, तो एंगल PCE इक्वल टू एंगल कौन सा बनेगा, FDP बन जाएगा। रीजन क्या होगा बेटा, अल्टरनेट एंगल्स होगा। तो यहां पर ये दो एंगल्स जो है इस ट्रायंगल में इक्वल हो रहे हैं। सो बाय डबल ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी मैं फिर से यहां लिख सकता हूं कि ये दो ट्रायंगल कैसे हो रहे हैं, सिमिलर हो रहे हैं। तो CPE जो है वो क्या हो रहा है, सिमिलर हो रहा है किस ट्रायंगल को, ट्रायंगल DPF को। देखो भाई CD को इक्वल हो गया और PP को इक्वल हो गया, तो करस्पॉन्डेंस यहां पर जो है बिल्कुल सही जा रहा है। उसके बाद यहां पर हम करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिखेंगे, तो CP बाय DP जो है किसके बराबर होगा, PE बाय PF के बराबर होगा एंड CE बाय DF के बराबर होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 कहूंगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो थर्ड वाला रेशियो हमें चाहिए था वो मुझे यहां पर ऑब्टेन हो गया है। तो यहां पर हम लोग दो रेशियो को ऑब्टेन कर चुके हैं। अब यहां पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर मैं देखता हूं तो मुझे यहां पर PE बाय PF AE बाय EF को AE बाय BF को इक्वल दिखा रहा है और यहां PE बाय PF CE बाय DF को इक्वल दिखा रहा है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 मैं कह सकता हूं कि ये AE बाय BF जो है वो CE बाय DF को क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो चलिए ये स्टेटमेंट हम लोग यहां पर लिखेंगे। नाउ देखिएगा हम यहां पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2। तो 1 और 2 से हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, 1 और 2 से हम लिखेंगे कि ये AE बाय BF जो है वो किसको इक्वल जा रहा है बेटा, वो इक्वल जा रहा है इस CE बाय DF को। और ये इक्वालिटी क्यों हो रही है, इक्वालिटी हो रही है इस PE बाय PF की वजह से। ये इसको भी इक्वल है, ये इसको भी इक्वल है, इस वजह से ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देंगे।
नाउ अब देखिएगा यहां पर कि अब मैंने यहां पर जो इक्वेशन नंबर 3 किया है, तो इक्वेशन नंबर 3 मैंने पहला और तीसरा रेशो इक्वल बता दिया है। अब मुझे सिर्फ इस दूसरे रेशो को क्या करना है, ये दोनों के इक्वल बताना है। तो चलिए हम तीसरे रेशो को ऑब्टेन करते हैं। तीसरे रेशो के लिए AC और BD की जरूरत है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि AC कहां है, तो AC कंप्लीट है, और BD कहां है, तो BD यहां पर कंप्लीट है। ठीक है, तो अब मुझे यहां क्या करना पड़ेगा, मुझे ट्रायंगल APC और ट्रायंगल BPD, इन दो ट्रायंगल को सिमिलर बताना पड़ेगा। मतलब यहां पर लार्जर PC और लार्जर ट्रायंगल BPD, इन दोनों को मुझे क्या बताना पड़ेगा, सिमिलर। और अगर मैं सिमिलर बता दूंगा तो मुझे ये रेशो भी क्या हो जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा। तो चलिए सिमिलर बताते हैं। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल, अब यहां पर कंप्लीट ट्रायंगल APC हम देखेंगे, इन ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल, अब दूसरा ट्रायंगल क्या होगा बेटा, यहां पर BPD होगा। तो यहां पर दूसरा ट्रायंगल हम BPD लिखेंगे। अब ये दो ट्रायंगल को हम सिमिलर कैसे बताएंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि ये वाला कंप्लीट एंगल और ये वाला कंप्लीट एंगल क्या होगा बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होने की वजह से इक्वल हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट हमने देखा है कि एंगल ए एंगल बी को इक्वल है, रीजन था अल्टरनेट एंगल। तो यहां पर दो एंगल का जोड़ी इक्वल हो रहा है, तो ये दो ट्रायंगल क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। तो लिखेंगे यहां पर एंगल APC इक्वल टू एंगल BPD, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंड आफ्टर दैट हम लोग यहां पर लिखेंगे कि एंगल CAP इक्वल टू एंगल कौन सा आ जाएगा बेटा, DBP हो जाएगा ये। तो यहां पर हम लिखेंगे इट्स DBP। तो यहां पर हमको नजर आ रहा है कि दो एंगल का जोड़ी क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। सो देयरफॉर बाय डबल ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे बेटा, सिमिलर हो जाएंगे। APC सिमिलर टू क्या हो जाएगा, यहां पर BPD हो जाएगा। और इस सिमिलैरिटी के चलते हम क्या लिख सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है, ये हम लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं। एक काम कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले लिया बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए तो अब यहां पर हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने जैसे देखा कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल दिखाएंगे। तो AP के लिए क्या आएगा बेटा, AP बाय BP। नेक्स्ट क्या होगा, PC बाय PD आ जाएगा। एंड नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा AC बाय BD। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं इसको इक्वेशन नंबर 4 कह रहा हूं, और इस इक्वेशन नंबर 4 में हमने ऑब्टेन किया है AC बाय BD। अब मुझे इन दोनों को AC बाय BD के साथ इक्वेट करवाना है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये जो AP बाय BP है, ये किसको इक्वल जा रहा है, AC बाय BD को। और जो इक्वेशन नंबर 1 हमने देखा था, उस इक्वेशन नंबर 1 में ये AP बाय BP किसको इक्वल था, वो AE बाय BF को इक्वल था। इस वजह से हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 4, इक्वेशन 1 और 4 से हम लिखेंगे कि AP बाय BP AE बाय BF को इक्वल, AP बाय BP AC बाय BD को इक्वल। तो हम यहां पर लिख देंगे कि ये जो AE बाय BF है वो किसको इक्वल हो रहा है बेटा जी, ये इक्वल हो रहा है AC बाय BD। इसको हम इक्वेशन नंबर 5 लिखें। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 5 को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये इसको इक्वल है और ये इसको इक्वल है। तो ये तीनों एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और हमारा प्रूफ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।
यहां पर हम लिखेंगे कि फ्रॉम 3 and 5 AE by BF इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आपका AC बाय BD आ जाएगा। एंड उसके बाद जो है AC बाय BD विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, CE बाय DF आएगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने सिमिलैरिटी का बेहतर इस्तेमाल किया। हम लोगों ने तीन ट्रायंगल के पेयर्स में सिमिलैरिटी लगाया और सिमिलैरिटी अप्लाई करके फिर बाद में जो है करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल बताते हुए प्रूफ किया। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये भी जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपके सिमिलैरिटी चैप्टर से ही है। हम लोग पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे एंड रीड करके फिर जो है फिगर ड्रॉ करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में बोला है अ स्ट्रीट लाइट बल्ब इज फिक्स्ड ऑन अ पोल 6 मीटर अबोव द लेवल ऑफ स्ट्रीट। तो यहां पर बताया जा रहा है कि एक वर्टिकल पोल पर जो है स्ट्रीट बल्ब लगाया हुआ है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जैसे उन्होंने पहले स्टेटमेंट में कहा एक स्ट्रीट के ऊपर एक स्ट्रीट बल्ब लगाया हुआ है, तो हम लोग यहां पर ए बी को यहां स्ट्रीट कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। एंड इस स्ट्रीट के ऊपर जो वर्टिकल पोल है जिसके ऊपर बल्ब लगाया हुआ है, उस बीसी को हम क्या कंसीडर करेंगे, वर्टिकल पोल कंसीडर करेंगे। ए बी हमारा क्या बन गया, स्ट्रीट बन गया, एंड बीसी क्या बन गया, वर्टिकल पोल बन चुका है। और इन्होंने जैसे बताया कि वर्टिकल पोल का हाइट कितना है, 6 मीटर है स्ट्रीट से, तो ये कितना आ जाएगा बेटा जी, 6 मीटर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। इफ अ वुमन ऑफ हाइट 1.5 मीटर कास्ट अ शैडो ऑफ 3 मीटर देन फाइंड हाउ फार शी इज अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल। तो अब यहां पर वुमन को इन्वॉल्व किया इस क्वेश्चन में। तो यहां पर एक स्ट्रीट पर, इसी स्ट्रीट पर वुमन खड़े हुए हैं, तो हम यहां पर DW से रिप्रेजेंट करेंगे वुमन को, और वुमन का जो हाइट है वो बताया गया है 1.5 मीटर। एंड साथ ही साथ ये बोला जा रहा है कि जो वुमन का शैडो है वो शैडो कितना है, 3 मीटर है। अब देखिए यहां पर कहीं सन होगा तो सन क्या करेगा, सन रेज की वजह से शैडो बनेगा, तो ये सन रेज ऐसे आएंगे एंड ऐसे आने के बाद यहां पर क्या हो जाएगा, इस DW का शैडो बनेगा और वो शैडो क्या बन जाएगा, AW बनेगा। तो वो AW कितना है बेटा जी, 3 मीटर है, ठीक है। तो यहां पर हमने क्वेश्चन को समझा और क्वेश्चन को समझकर यहां पर हमने फिगर ड्रॉ कर ली है। और फिगर में AW शैडो रिप्रेजेंट कर रहा है वुमन का, DW जो है वो वुमन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और CB जो है वो पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस पूरे इंफॉर्मेशन से मुझे पता करना है कि इस वुमन एंड इस बेस ऑफ द पोल के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो यहां पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहां पर वुमन एंड बेस ऑफ द पोल का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हम इसको x मीटर कंसीडर कर लेते हैं। तो मुझे यहां पर x ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे हम लोग x? तो सबसे पहले हम लोग यहां पर देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको लगेगा कि ये तो क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है। अगर ये ट्रिग्नोमेट्री का होता तो यहां पर आपको एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसी कुछ चीजें दी हुई होती। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। इसका मीनिंग है कि ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चन कहां से आ रहा है, आपके ट्रायंगल्स चैप्टर से आ रहा है या सिमिलैरिटी से आ रहा है। तो अब इस WB या X को कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हम ऐसे केस में सबसे पहले फिगर को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। तो इस फिगर में मुझे दो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं। एक लार्जर ट्रायंगल है CBA एंड दूसरा स्मॉलर ट्रायंगल है DWA। तो ये दो ट्रायंगल के हेल्प से मैं यहां पर इस WB को फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। अब ये दो ट्रायंगल की हेल्प कैसे लेंगे? तो यहां पर ये जो लार्जर ट्रायंगल है और ये जो स्मॉलर ट्रायंगल है, इनमें क्या क्या चीजें इक्वल हो सकती है वो देखने की कोशिश करते हैं। अब आपको पता होता है कि वर्टिकल पोल जो
तो स्ट्रीट को हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो यहां तो 90 डिग्री बनेगा, ये कंफर्म है। अब जो वुमन है, वो वुमन भी जो है वो परपेंडिकुलर रहेंगे स्ट्रीट को, तो यहां भी 90 डिग्री आ जाएगा। इसका मीनिंग क्लियर है कि ये दो एंगल्स से हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, ईच ऑफ 90 डिग्री है। उसके बाद लार्जर ट्रायंगल सी बी ए एंड स्मॉलर ट्रायंगल डी डब्ल्यू ए, दोनों में एंगल ए कैसा है? कॉमन एंगल है। लार्जर ट्रायंगल सीबीए में भी आपको एंगल ए नजर आ रहा है और डी डब्ल्यू ए में भी आपको एंगल ए नजर आ रहा है। तो लार्जर एंड स्मॉलर ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल नजर आ रहे हैं, तो हम यहां पर डबल ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बताएंगे एंड फिर सिमिलैरिटी के हेल्प से इस डब्ल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। अप्रोच समझ में आ गया बेटा सबको? चलिए एग्जैक्टली सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहां पर सबसे पहले मैं यहां लिख दूंगा कि रिप्रेजेंटेशन, कि सीबी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सीबी रिप्रेजेंट कर रहा है वर्टिकल पोल। ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि लेट सीबी रिप्रेजेंट वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 6 मीटर। अब यहां पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपने यहां पर पूरा लिखना है एग्जामिनेशन में। तो सीबी कितना आ जाएगा? यहां पर सीबी आपका आ चुका होगा 6 मीटर। नाउ इसके बाद वुमन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? सेगमेंट डी डब्ल्यू जो है रिप्रेजेंट कर रहा है वुमन को, और उसका हाइट कितना बताया गया है? वो हाइट बताया गया है 1.5 मीटर, तो डी डब्ल्यू 1.5 मीटर बन जाएगा। आफ्टर दैट अब हम लोग यहां पर नेक्स्ट देखेंगे, तो ए डब्ल्यू शैडो रिप्रेजेंट कर रहा है और ए डब्ल्यू का लेंथ कितना होगा? 3 मीटर होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग यहां पर दो ट्रायंगल का जो डिस्कशन लोग कर रहे थे, वो दो ट्रायंगल का डिस्कशन करेंगे। हम लोग लार्जर ट्रायंगल सी बी ए एंड ट्रायंगल डी डब्ल्यू ए, इन दो ट्रायंगल के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहां पर एंगल बी एंड एंगल डब्ल्यू इक्वल होंगे बिकॉज ऑफ 90 डिग्री, ईच ऑफ 90 डिग्री है, हर एक एंगल 90 है, इस वजह से इक्वल है। एंड उसके बाद एंगल बी ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा? एंगल डी ए डब्ल्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? यहां पर एंगल डी ए डब्ल्यू आएगा। रीजन क्या होगा? कॉमन एंगल रीजन होगा। अब यहां पर दो एंगल का पेयर इक्वल आ रहा है, सो देयरफॉर बाय डबल ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी हम क्या लिख देंगे? यहां पर हम लिखेंगे कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर है। तो ट्रायंगल सीबी सिमिलर ट्रायंगल डी डब्ल्यू ए। अब यहां जैसे आपने सिमिलैरिटी लिखी तो आपको करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल लिखने आएगा। तो चलिए यहां लिखते हैं सीबी बाय डी डब्ल्यू इक्वल टू बी ए बाय डब्ल्यू ए। अब यहां आपने ये दो साइड्स लिख दिया, दो साइड का रेशियो लिखा। रीजन क्या होगा? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल होगा। अब यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और बहुत ही आसानी से हम क्या फाइंड आउट करेंगे? इस डब्ल्यू बी या एक्स को फाइंड आउट करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। तो चलिए यहां पर इसको इरेज कर लेते हैं और यहां पर फिर बाकी का काम करेंगे हम लोग। सो देखिए जैसे कि हम लोगों ने वैल्यूज लिखे हैं, तो सीबी का लेंथ कितना है बेटा? 6 है। डी डब्ल्यू कितना है आपका? डी डब्ल्यू आपका 1.5 है। नेक्स्ट होगा यहां पर बी ए, तो बी ए जो है वो क्या होगा? x प्लस 3 होगा। कंप्लीट बी ए की बात हो रही है, तो x प्लस 3 होगा। तो यहां हम लोग लिखेंगे x प्लस 3 डिवाइडेड बाय क्या होगा? डब्ल्यू ए होगा, जो कि कितना आ जाएगा आपका? डब्ल्यू ए 3 है। देखिएगा यहां पर डब्ल्यू ए या 3 है। अब यहां पर हम लोग इस डेसिमल को हटाएंगे यहां से, तो यहां पर ऊपर क्या बनेगा? 60 बनेगा। तो ये 60 अपॉन 15 इक्वल टू x प्लस 3 अपॉन 3 रहेगा। नाउ 15 से डिवाइड करने पर यहां 4 आएगा। अब ये 3 जो है इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो ये 4 इंटू 3 इक्वल टू x प्लस 3 आ जाएगा, जो कि 12 बनेगा। 12 इक्वल टू x प्लस 3 बनेगा और x का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो बहुत ही आसानी से
हमने यहां पर क्या कर दिया है, x का वैल्यू ढूंढा है और वो x का वैल्यू ही हमें क्या बता रहा है कि वुमन जो है वो 9 मीटर दूर है बेस ऑफ द पोल से। तो एट द एंड हम लोग लिखेंगे कि शी इज 9 मीटर अवे फ्रॉम द पोल। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू है, एक 2 मिनट वेट कीजिएगा। ओके हाँ, तो हम लोग यहां पर स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके होंगे, तो 2 क्वेश्चंस हमने यहां पर कंप्लीट कर दिए हैं। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन भी सिमिलैरिटी चैप्टर से ही है। क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड CD। तो यहां पर पहले 2 स्टेटमेंट से क्या पता चल रहा है कि ABCD क्या है, आपका पैरेललोग्राम है और पॉइंट P जो है इस CD का मिड पॉइंट है। हमें पता है मिड पॉइंट होने का मतलब क्या होता है। मिड पॉइंट होने का मतलब ये CP और ये DP क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो हमने वहां पर डिनोट भी कर दिया है फिगर में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सेगमेंट BP इन डायगोनल AC एट पॉइंट X। तो यहां डायगोनल AC और BP एक दूसरे को C पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इस इंफॉर्मेशन से मुझे प्रूव करना है कि 3AX जो है किसके बराबर है, 2AC के बराबर है। देखिएगा बहुत ही बढ़िया सवाल है। मुझे इतनी इंफॉर्मेशन देकर AX और AC के बीच में रिलेशन ढूंढने बोला है या ये रिलेशन प्रूव करने बोला है। कैसे प्रूव करेंगे बेटा? तो अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक बात याद रखो कि किसी भी क्वेश्चन के लिए गिवन इंफॉर्मेशन लिखना और उससे जितनी इंफॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं या जितनी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं वो इंफॉर्मेशन निकाल लेना। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे कि यहां पर मुझे जैसे बताया है गिवन में कि ABCD क्या बन रहा है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब ABCD अगर पैरेललोग्राम है तो यहां पर क्या क्या बातें हम बता सकते हैं, हम यहां बता सकते हैं कि AB जो है वो क्या होगा, CD को इक्वल होगा बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एंड दूसरी इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है कि AB जो है वो किसको पैरेलल होगा, CD को पैरेलल होगा बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहां पर हम लोग रीजन भी लिख देंगे कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो इस पैरेललोग्राम से हमने ये 2 इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर दी और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह दूंगा। ठीक है, नाउ अब दूसरी गिवन चीज क्या है मेरे पास कि P इज मिड पॉइंट ऑफ किसका मिड पॉइंट है बेटा, सेगमेंट CP का मिड पॉइंट है, सॉरी सेगमेंट CD का मिड पॉइंट है। अब CD का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब CP और PD क्या होंगे, इक्वल होंगे। इवन इससे मैं और ज्यादा कहूं तो ये जो CP है वो CD का क्या होगा, आधा होगा, है ना। अगर ये CD 6 होगा तो यहां पर ये 3 बनेगा और ये 3 बनेगा, तो ये CP जो है इस CD का आधा होगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे हाफ ऑफ CD। अब यहीं से मैं एक और इक्वेशन बनाऊंगा कि CP इक्वल टू हाफ ऑफ CD है, तो यहां पर CD कितना बन जाएगा, CD बन जाएगा 2 टाइम्स CP। मैं इस 2 को इधर भेज दूंगा तो CD किसके बराबर आ जाएगा, 2 टाइम्स CP के बराबर आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो।
नाउ अब यहां पर स्क्रीन हमारा कंप्लीट हो गया है, बट हमें हमेशा इन दो इक्वेशन को याद रखना है आगे के सॉल्यूशन में। तो यहां पर मैं स्क्रीन को जो है क्लियर कर देता हूं। नाउ अब मुझे जाना कहां है, मुझे जाना है AX और AC में, ठीक है। अब इस AX और AC में डायरेक्ट कोई रिलेशन मिल सकता है क्या, फिगर में देखते हैं। यहां पर AX नजर आ रहा है और AC यहां नजर आ रहा है, मतलब ये जो AX है वो AC का पार्ट है, ठीक है। तो अब AX और AC में कैसे रिलेशन लेकर आए, तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर इस AX और CX के बीच में क्या करेंगे, रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे। कैसे रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे, देखिए ये जो AX है और ये CX है, इन दोनों में अगर रिलेशन बन जाएगा तो हम लोग AX प्लस CX करके AC को तो क्या कर सकते हैं, ढूंढ ही सकते हैं, AC को इन्वॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन में। तो अब इस AX और CX में हम कैसे रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो AX है, ये AX जो है ये AXB का साइड है, और ये जो CX है वो CXP का साइड है, ठीक है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इन दो ट्रायंगल को इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि AX और CX इन दो ट्रायंगल के पार्ट है। अब इन दो ट्रायंगल के बारे में डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर बताए जा सकते हैं क्या। तो यहां देखिएगा, ये वाला जो एंगल X है और ये वाला जो एंगल X है, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। उसके बाद देखेंगे कि ये जो AB है वो किसको पैरेलल है, DC को। मैंने बता रखा है, इवन मैंने लिख रखा है कि ABCD पैरेललोग्राम है, तो AB किसके पैरेलल होगा, CD को पैरेलल होगा। और ABCD को पैरेलल है और AC ट्रांसवर्सल है, तो हम यहां कह सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बनेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा। तो यहां पर ये दो एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि पैरेलल लाइन ने बनाए हुए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो यहां से पता क्या चला कि दो ट्रायंगल के दो एंगल की जोड़ी इक्वल है, तो ये दो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, डबल एटेस से सिमिलर हो जाएंगे। तो चलिए यहां पर लिखते हैं, इन ट्रायंगल AXB एंड ट्रायंगल CXP। अब इन दो ट्रायंगल में हम एंगल्स के बारे में डिस्कस करें। एंगल AXB इक्वल होगा एंगल CXP को, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स रहेगा, ठीक है। नाउ उसके बाद एंगल A और एंगल C को इक्वल बताएंगे। एंगल BAX इक्वल टू एंगल PCX, रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पर, आप लोग पूरा लिखिएगा एग्जाम में। तो ये दो एंगल्स इक्वल हो गए हैं, सो बाय डबल ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी हम इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर बता देंगे। तो ट्रायंगल AXB सिमिलर टू ट्रायंगल CXP, ठीक है। तो यहां पर हमने बता दिया कि A जो है वो C को इक्वल है और X X को इक्वल है, तो सिमिलैरिटी हमने बिल्कुल सही बता दी है। अब इस सिमिलैरिटी की हेल्प लेंगे। सिमिलैरिटी की कैसी हेल्प लेंगे, तो यहां पर से हम लोग सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, ये बात का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहां देखिएगा, ये AX बाय CX आएगा, आगे जो है वो XB बाय C आएगा, एंड आगे क्या आएगा बेटा, आगे आएगा AB बाय CP आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब मैं आपको एक बात यहां पर बताना चाहता हूं कि मैं AX और CX में काम करना चाहता हूं, उनमें रिलेशन लेकर आना चाहता हूं। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, इस AX CX का इस्तेमाल करूंगा और मैं यहां पर ABCP का इस्तेमाल करूंगा। अब आप बोलोगे सर जी ऐसे क्यों, तो मुझे गिवन में बोल रखा है कि पॉइंट P मिड पॉइंट है, तो उसका इस्तेमाल होना तो जरूरी है, तो मैं यहां पर इन दोनों का इस्तेमाल करूंगा। तो AX बाय CX इक्वल टू AB बाय CP। अब थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, मैंने आपको पैरेललोग्राम के डेफिनेशन से बताया था कि ये AB और CD क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस AB जगह मैं क्या लिख सकता हूं, CD बाय CP लिख सकता हूं। इवन मैंने उसको इक्वेशन नंबर 1 भी कहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 AX बाय CX किसको इक्वल होगा, CD बाय CP को इक्वल होगा। स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, तो अब मैं स्क्रीन को क्लियर करके सिर्फ इस इक्वेशन के ऊपर ही डिस्कशन करूंगा। तो अब यहां देखिएगा कि मैं यहां पर इस AX बाय CX एंड CD बाय
सीपी के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां हम क्या कहेंगे कि अब मुझे यहां पर AX मिल रहा है, AC मुझे पता नहीं है, तो अब कैसे इन्वॉल्व करेंगे? तो बहुत आसान है इन्वॉल्व करना। हम सबसे पहले ये CDCP को हटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस इक्वेशन में CDCP कहीं पर भी नहीं है। कैसे हटाएंगे? तो मैंने आपको इक्वेशन नंबर 2 में बताया था कि CD जो है वो 2 टाइम्स CP है, तो यहां 2 टाइम्स CP लिखा जाएगा और नीचे क्या है बेटा? CP है, तो CP एंड CP गेट कैंसिल और ये कितना बन जाएगा? 2/1 बन जाएगा। इसका रीजन होगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पर AX बाय CX जो है कितना बन गया है? 2/1 बन गया है। चलो एक टेंशन चला गया, CD और CP जा चुके हैं। अब मुझे AX दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, मुझे AC नजर नहीं आ रहा है। अब AC को इन्वॉल्व करने के लिए मैं CX से हेल्प लूंगा। CX से कैसी हेल्प लूंगा? तो यहां देखिएगा AC मतलब क्या होगा? AX प्लस CX होगा। तो मैं यहां पर इसका रेसिप्रोकल लूंगा, तो ये क्या बनेगा? CX बाय AX बनेगा और ये कितना बन जाएगा? 1/2 बन जाएगा। मुझे AX चाहिए, इस वजह से मैंने रेसिप्रोकल लेकर AX को नीचे रखा है। नाउ अब मैं यहां पर कंपोनेंडो का इस्तेमाल करूंगा, तो बाय कंपोनेंडो मैं क्या लिख सकता हूं? यहां पर मैं लिख सकता हूं कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड हो रहा है और डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड हो रहा है और डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। नाउ अब देखिएगा कि ये जो CX प्लस AX है क्या बन जाएगा? AC बन जाएगा। नीचे क्या होगा? AX होगा और ये 3/2 बन जाएगा। पहुंच गए हम लोग हमारे मंजिल पे। अब यहां पर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2AC किसके बराबर आएगा? 3AX के बराबर आएगा। मुझे यही प्रूव करना था, तो ये हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। तो आपको यहां पर समझ आ रहा होगा कि हम थिंकिंग कैसे कर रहे हैं और कैसे थिंकिंग को अप्लाई करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम लोग यहां पर स्क्रीन को क्लियर करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पाइथागोरस थ्योरम से है। प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल। तो यहां पर एक रोम्बस के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है, तो चलिए यहां पर एक रोम्बस बनाते हैं। तो यहां पर हम लोग एक रोम्बस बना रहे हैं, ABCD एंड डायगोनल के बारे में भी डिस्कशन है, तो हम BD एंड AC ये 2 डायगोनल्स यहां पर ड्रॉ कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है? क्वेश्चन में बोला गया है कि स्क्वायर, यहां पर बोला गया है कि रोम्बस के सारे साइड का स्क्वायर का सम किसके बराबर आना चाहिए? उसी रोम्बस के डायगोनल के स्क्वायर के सम के बराबर आना चाहिए। ये मुझे प्रूव करना है। मतलब मुझे प्रूव क्या करना है? अगर मैं ABCD को रोम्बस कंसीडर करता हूं तो इसके 4 साइड है। कौन से? AB, BC और CD एंड AD। तो इनके स्क्वायर का मुझे सम लेना है। सम को मुझे इक्वल बनाना है इस रोम्बस के डायगोनल के स्क्वायर के सम के बराबर। डायगोनल AC, डायगोनल BD। अब इन स्क्वायर का सम लेंगे हम, तो मुझे प्रूव करना है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। हमने क्वेश्चन को रीड किया, एक फिगर ड्रॉ की एंड उसके बाद हमने यहां पर वो इक्वेशन फाइंड आउट किया जो मुझे प्रूव करना है। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? तो अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे? अब हम लोग यहां पर सिंपली इन 2 एक्सप्रेशन को इक्वल बताने की कोशिश करेंगे। अब बताने के लिए गिवन क्या है मेरे पास? गिवन है कि ये जो क्वाड्रिलैटरल है वो रोम्बस है। मतलब मेरे पास सिर्फ एक ही चीज गिवन है और उसी चीज का इस्तेमाल करके मैं प्रूव करूंगा। उतनी ही काफी है ये प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट क्वाड्रिलैटरल ABCD इज रोम्बस। हम कंसीडर या लेट कर लेते हैं कि ABCD रोम्बस है। अब
अब रोम्बस के ही साइड्स का हम यहां पर रोम्बस के ही प्रॉपर्टीज का हम इस्तेमाल करेंगे। अब रोम्बस की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है भाई कि चारों साइड इक्वल होते हैं। तो चलिए पहली प्रॉपर्टी लिखते हैं कि रोम्बस के चारों साइड अभी पहली पहली प्रॉपर्टी दिया चारों साइड इक्वल होते हैं, उसको इक्वेशन 1 भी लिख दिया। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये सेकंड प्रॉपर्टी होती है। तो यहां पर डायगोनल एसी और डायगोनल बीडी पॉइंट ओ में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऐसा हम कंसीडर करेंगे एंड कंसीडर करके हम यहां पर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, तो यहां पर जो डायगोनल एसी है बीडी को बाइसेक्ट करता है, मतलब वो बीडी को दो इक्वल पार्ट में तोड़ेगा, मतलब ओबी और ओडी क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल हो जाएगा। आफ्टर दैट अब एसी ने बीडी को बाइसेक्ट किया है तो बीडी क्या करेगा, एसी को बाइसेक्ट करेगा। तो बीडी एसी बाइसेक्ट करेगा तो वो इस एसी को दो पार्ट्स में तोड़ेगा, ओए एंड ओसी, और वो दो पार्ट्स भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो ये बाइसेक्शन की बात कह दी हमने कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बट आगे भी प्रॉपर्टी है कि बाइसेक्शन कैसा होगा, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब यहां पर राइट एंगल भी बन रहा होगा, ये भी प्रॉपर्टी है। मतलब प्रॉपर्टी कंप्लीट क्या है, प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, और कैसे बाइसेक्ट करेंगे कि राइट एंगल में बाइसेक्ट करेंगे। तो यहां पर हमने प्रॉपर्टी लिखी, अब वो प्रॉपर्टी का हम लोग यहां पर यूज लिखेंगे। जैसे मैंने बताया कि बी एसी को इक्वल पार्ट में तोड़ेगा तो ये ओए एंड ओसी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ओए किसको इक्वल होगा, ओसी को इक्वल होगा। अच्छा, इक्वल तो होगा ही होगा, और साथ में ये ओए जो है इस कंप्लीट एसी का हाफ होगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ एसी लिखेंगे, ठीक है। नाउ उसके बाद अब हम लोग बीडी के बारे में बात करेंगे। तो डायगोनल बीडी को एसी दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ रहा है, तो ओबी और ओडी होंगे, इक्वल होंगे। सो ओबी इक्वल टू ओडी आ जाएगा, और साथ ही साथ ये जो ओबी है वो कंप्लीट का क्या होगा, हाफ होगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ बीडी लिख देंगे। इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 3 कहेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो। इन तीनों इक्वेशन को याद रख लेना है, ठीक है। तो अब यहां पर मैं स्क्रीन कंप्लीट क्लियर कर रहा हूं। सॉरी, मुझे स्क्रीन में फिगर रखना पड़ेगा और वो इक्वेशन भी रखना पड़ेगा। तो ठीक है, हम लोग इसको सिर्फ इतना पार्ट जो है इरेज कर लेते हैं। अब देखो भाई, गिवन इंफॉर्मेशन का आपने अब यहां पर पूरा के पूरा जो है इंफॉर्मेशन लिख दिया है। गिवन से क्या क्या इंफॉर्मेशन निकल सकता है, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन लिखने के बाद अब हम चलेंगे हमारे मेन इक्वेशन की तरफ कि कौन सा इक्वेशन मुझे प्रूव करना है। तो मुझे ये इक्वेशन प्रूव करना है। कैसे प्रूव करूंगा, तो मैं यहां पर सबसे पहले किसी एक साइड का स्क्वायर तो फाइंड आउट कर लूं, बाद में देखेंगे कि बाकी तीन साइड के स्क्वायर को कैसे लेकर आया जाए। तो यहां पर मैं सबसे पहले इस ट्रायंगल एओबी को देखता हूं, और इस ट्रायंगल एओबी में ये 90 डिग्री है, इसका इस्तेमाल करके ये ए स्क्वायर फाइंड आउट कर लूंगा, ठीक है। मुझे जाना है इन सारों के लिए, बट मैं सबसे पहले किसी एक साइड का स्क्वायर फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा, और उसके लिए मुझे यहां पर 90 डिग्री हेल्प करेगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि एंगल जो है वो 90 डिग्री है। इस वजह से हम लोग ट्रायंगल एओबी में पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगा, हाइपोटेनस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर कहेगा। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अब इस पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से ही हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि हम डायगोनल एसी और बीडी को इन्वॉल्व करेंगे। कैसे, तो ओ ए कौन है, ओ ए जो है वो कंप्लीट एसी का हाफ है, और ये जो ओबी कौन है, इस बीडी का हाफ है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए के जगह
हाफ AC लिख सकते हैं होल स्क्वायर, एंड OB की जगह क्या लिख सकते हैं, हाफ BD लिख सकते हैं। याद कीजिए इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम 2 एंड 3 हम OA की जगह हाफ AC एंड OB की जगह हाफ BD लिख सकते हैं। नाउ स्क्वायरिंग कर लेते हैं, तो ये 1/4 AC स्क्वायर बनेगा एंड ये 1/4 BD स्क्वायर बन जाएगा। करेक्ट है। तो यहां पर AB स्क्वायर का जो है वैल्यू ये ऐसे आ रहा है। मैं थ्रू आउट 4 से मल्टीप्लाई कर लूंगा इक्वेशन को, तो मुझे यहां 4AB स्क्वायर इक्वल टू कितना मिलेगा, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर मिलेगा। ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे अब इक्वेशन मिल गया है 4AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। जो इक्वेशन प्रूव करना है उधर आते हैं। उसका राइट हैंड साइड मुझे मिल गया, बट लेफ्ट हैंड साइड अभी भी नहीं मिला है। वो लेफ्ट हैंड साइड कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो उसके लिए हम 4AB स्क्वायर को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। तो यहां देखिएगा हम स्प्लिट करके यहीं जो है लास्ट स्टेप या जो हमारा इक्वेशन है रिक्वायर्ड इक्वेशन उसको यहां पर ऑब्टेन करेंगे। तो यहां हम क्या करेंगे, इस 4AB स्क्वायर को स्प्लिट करेंगे। कैसे, 4AB स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, एंड जो आपका राइट हैंड साइड को तो एज इट इज रहेगा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब मुझे तो यहां पर BC स्क्वायर, CD स्क्वायर, AD स्क्वायर चाहिए, बट मेरे पास हर जगह AB है। तो बेटे इक्वेशन नंबर 1 को याद करो कि AB जो है वो किस इक्वल है, BC को इक्वल है। तो AB अगर BC को इक्वल है तो इस सेकंड AB के जगह BC लिख देंगे। तो इक्वेशन तो AB किसको इक्वल है, CD को इक्वल है, तो AB का CD लिख दो। फिर इक्वेशन 1 को करो, AB किसको इक्वल है, AD को, AB के क्या दो, D लिख दो। और जैसे आपने ये लिख दिया इक्वेशन 1 से, तो आपको आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा और आपका प्रूफ क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर लास्ट में आप क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख दोगे। तो देखिए कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सिर्फ मैं यहां पर आपको यह समझाना चाहता हूं कि जब ये 4 मार्क के लिए पूछा जाएगा तो पहले आप फिगर ड्रॉ करो प्रॉपर पेंसिल से, फिर बाद में गिवन पार्ट लिखना, फिर टू प्रूव लिखना, एंड फिर प्रूफ के लिए चलना। ठीक है, यहां पर मेरे पास टाइम कम है और क्वेश्चन ज्यादा लेने हैं, इस वजह से मैंने गिवन टू प्रूव ना लिखते हुए सीधा प्रूफ लिखा है। स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन जो है जुलाई 15 में पूछा हुआ सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल। क्वेश्चन में बोला है कि ट्रायंगल PQR जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, और आगे कहा है कि राइट एंगल जो है वो कहां बना हुआ है, Q पर बना हुआ है। तो चलिए जैसे उन्होंने बताया है वैसे हम लोग यहां फिगर ड्रॉ कर लेंगे कि ट्रायंगल PQR, और राइट एंगल कहां पर है बेटा, Q पर है, तो यहां पर राइट एंगल Q पर बना दिया। आगे उन्होंने कहा है कि QR जो है वो B है, QR जो लेंथ है वो B यूनिट है। आगे उनका कहना है कि कंप्लीट ट्रायंगल PQR का एरिया A है, मतलब ये जो पूरा PQR है इसका एरिया A बता दिया गया है। एंड QN परपेंडिकुलर बताया है PR को, तो यहां Q से हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे कि यहां पर, तो ये QN परपेंडिकुलर दिखेगा हमें PR को। ठीक है, तो क्वेश्चन को रीड किया, फिगर ड्रॉ कर ली है। प्रूफ क्या करना है कि QN इक्वल टू 2AB अपॉन अंडर रूट में B टू द पावर 4 प्लस 4A स्क्वायर। तो चलिए सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। गिवन क्या होगा, गिवन यहां पर हम लोग लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR मुझे गिवन है A स्क्वायर यूनिट। अब लिखना है तो लिख सकते हैं, पर क्वेश्चन एग्जाम में तो 100% लिखना है। यूनिट जब भी हम बात करेंगे तब हमेशा हमें यूनिट लिखना जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर A स्क्वायर यूनिट आ गया है ट्रायंगल PQR। उसके बाद मुझे क्या दिया है कि ट्रायंगल PQR राइट एंगल ट्रायंगल है, जहां पर एंगल Q कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, साथ ही साथ मुझे बताया है कि QR का जो लेंथ है वो कितना है, B यूनिट है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे दे दी है। इस इंफॉर्मेशन से मुझे
ये इक्वेशन प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, थोड़ा ध्यान लगाइए। ये जो Qn है वो किसको इक्वल बताना है, 2ab अपॉन अंडर रूट बी टू द पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर। अब यहां हमेशा याद रखना कि जब भी ऐसे इक्वेशन हमें इक्वल बताने होते हैं या इक्वेशन प्रूव करने होते हैं, तो एक तो हम LHS से RHS जाएंगे या RHS से LHS आएंगे। अब यहां पर LHS से RHS जाना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि LHS में सिर्फ Qn है और RHS में बहुत कुछ है। तो हम लोग LHS से RHS जाना यहां पर क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे और हम चलेंगे RHS से कहां, LHS की तरफ। मतलब हम लोग RHS के टर्म्स का इस्तेमाल करके आप प्रूव करेंगे, Qn जो है ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, तो मतलब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, ये 2ab को कैलकुलेट करेंगे, b टू द पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर का जो रूट है उसको कैलकुलेट करेंगे, फिर दोनों के वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड सिंप्लीफिकेशन करके क्या ऑब्टेन करेंगे, Qn ऑब्टेन करेंगे। अप्रोच समझ में आ रहा है बेटा? हम लोग यहां पर RHS से LHS की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि LHS से RHS जाना थोड़ा सा यहां मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग, जैसे मैं बता रहा हूं कि हमें RHS का इस्तेमाल करना है, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, हम लोग RHS के एक एक वैल्यू को यहां पर क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। हम न्यूमरेटर को फाइंड आउट करेंगे, हम डिनोमिनेटर को फाइंड आउट करेंगे एंड फिर बाद में वैल्यूज रखकर सिंप्लीफाई करके आंसर जो है Qn वो ऑब्टेन करेंगे। तो यहां सबसे पहले मैं कंसीडर करूंगा 2ab को, कंसीडर 2ab। अब 2ab कंसीडर करने के बाद अब हम लोग यहां पर क्या बोलेंगे, 2ab कंसीडर करने पे, 2ab कंसीडर करने पे हम लोग यहां पर a और b के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। a कौन है, a जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR है एंड b कौन है भाई, b जो है वो आपका QR रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर वैल्यूज रख दिए। अब यहां वैल्यूज रखने पर, यहां वैल्यूज रखने पर, एक मिनट सिर्फ, यहां वैल्यूज रखने पर अब हम लोग आगे बढ़कर कुछ सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑब्टेन करेंगे 2ab की। अब कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो देखिए मुझे जाना कहां है, मुझे सब कुछ करके Qn में जाना है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं यहां पर Qn इन्वॉल्व करने की कोशिश करूंगा। कैसे इन्वॉल्व करूंगा, अब देखो भाई QR तो कोई हेल्प नहीं करेगा, 2b कोई हेल्प नहीं करेगा, मतलब हेल्प कौन करेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल PQR का एरिया ढूंढना है, मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाना है। अब इस ट्रायंगल में 2 बेस और 2 हाइट है, पहला हाइट PQ बेस, दूसरा हाइट Qn, दूसरा बेस PR। तो जब हमें जिस हाइट की, जिस बेस की जरूरत होगी हम उसका इस्तेमाल करेंगे। मुझे यहां Qn इन्वॉल्व करना है क्योंकि जाना है Qn पर, तो मैं यहां पर सेकंड हाइट एंड सेकंड बेस का इस्तेमाल करूंगा और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR लिखूंगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस PR बनेगा और हाइट बनेगा Qn, और यहां पर ये इंटू में क्या आ जाएगा, QR आ जाएगा। देन 2 and 2 गेट कैंसिल, तो मुझे यहां पर 2ab का वैल्यू मिल रहा है। क्या मिल रहा है 2ab का वैल्यू, 2ab का वैल्यू मिल रहा है PR इंटू Qn इंटू QR। ये वैल्यू मुझे मिल रहा है। ये किसका वैल्यू मिला है, 2ab का। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलकर छोड़ देंगे। ठीक है, मतलब 2ab का वैल्यू फाइंड आउट किया और 2ab का वैल्यू Qn के फॉर्म में फाइंड आउट किया है। अब चलते हैं सेकेंड टर्म पर। सेकेंड टर्म कौन सा है, नाउ हम लोग डिस्कशन करेंगे b टू द पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर का, इसकी वैल्यू ढूंढेंगे। b क्या है, b जो है वो आपका QR है, तो यहां पर लिखेंगे QR टू द पावर 4 प्लस 4। a कौन है आपका, a जो है वो ट्रायंगल PQR का एरिया है, तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका बनेगा QR टू द पावर 4 प्लस 4 टाइम। नाउ अब एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या लिखे, एक तो हम हाफ Qn इंटू PR लिख सकते हैं या हाफ PQ इंटू QR लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक लिखेंगे हम लोग। तो यहां पर अगर मैंने वापस से यहां Qn PR लिख दिया तो दिक्कत है, क्योंकि यार मुझे जो है यहां पर ये जो 2ab का वैल्यू आया है PR Qn और QR आ रखा है, तो मुझे यहां पर कंसेप्ट में या डिनोमिनेटर के वैल्यू में QR और PR चाहिए, क्योंकि QR और PR कटेगा तभी तो जाकर मुझे Qn मिलेगा। मैं रिपीट करता हूं खुद को वापस से, मैं यहां पर कह रहा हूं कि मैं यहां PQR का एरिया PQ और QR में लिखूंगा। क्यों लिखूंगा,
क्योंकि मुझे ये जो वैल्यू है इसकी, इसके वैल्यू में पी क्यू और क्यू चाहिए। रीजन, क्योंकि मुझे यहां पर 2ab में से ये दो वैल्यूज को कैंसिल करना है। वो वैल्यूज कैंसिल करने के लिए मुझे क्यू आर एंड पी आर इस इक्वेशन में चाहिए। वो लाने के लिए मैं यहां पर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाऊंगा। बेस मेरा क्यू और हाइट मेरा क्या होगा, पी क्यू होगा, और ये होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा। समझ आ रहा है हम लोग कब कौन सा एरिया का फॉर्मूला और कब कौन सा बेस और हाइट लगा रहे हैं। नाउ यहां पर क्यू आर टू द पावर 4 बन गया। नाउ प्लस 4 लगा दिया यहां पर। अब यहां पर क्या हो जाएगा भाई, ये बनेगा 1/4 एंड ये क्यू आर स्क्वायर इंटू पी क्यू का स्क्वायर बन जाएगा। नाउ दिस 4 8 कैंसिल, तो अब यहां पर क्या बचेगा, क्यू आर टू द पावर 4 प्लस क्यू आर स्क्वायर एंड इंटू में क्या आ जाएगा, इंटू में आपका आ जाएगा यहां पर, इंटू में आ जाएगा आपका पी क्यू का स्क्वायर। अब यहां से क्यू आर स्क्वायर कॉमन निकल सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्यू आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे। उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। सो यहां पर मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं इस पार्ट को। सिर्फ 2ab की फाइनल वैल्यू रखूंगा मैं यहां पर, क्योंकि 2ab के फाइनल वैल्यू का मुझे इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पर b टू द पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर का वैल्यू ढूंढने चले थे। तो यहां पर वो वैल्यू में क्यू आर स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो ये क्यू आर स्क्वायर को हमने कॉमन लिया, तो यहां पे क्या आएगा, क्यू आर स्क्वायर आएगा और प्लस में क्या आएगा बेटा, पी क्यू का स्क्वायर आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर आप तो कह रहे थे कि हम क्यू आर और पी आर को इन्वॉल्व करेंगे इस इक्वेशन में, एंड जब हम लोग वैल्यूज रखेंगे यहां पर और यहां पर तो ये क्यू आर और पी आर कट जाएगा, पी आर तो आया ही नहीं। अब पी आर कैसे लेकर आओगे, तो लास्ट में पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। देखो भाई, क्वेश्चन राइट एंगल ट्रायंगल का हो और पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल ना हो, ये बहुत ही कम केस में होता है। तो यहां पर ट्रायंगल पी क्यू आर में अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर में पाइथागोरस लगाऊंगा तो पी आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, यहां पर मैं साइड में लिख रहा हूं यहां पे सिर्फ कि ट्रायंगल पी क्यू आर में अगर मैंने पाइथागोरस लगाया तो पी आर स्क्वायर किसके बराबर आएगा बेटा, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। एंड इस इक्वेशन को देख के ही हम कहेंगे कि पी क्यू स्क्वायर, यहां पे थोड़ा सा हम लोग ये कर देंगे क्योंकि वो ब्रैकेट बाहर जा रहा है, तो ये पी क्यू का स्क्वायर लिखेंगे एंड ये ब्रैकेट क्लोज। तो यहां देख रहे हैं कि यहां पर पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर है, तो यहां पर इस ब्रैकेट के जगह हम लिख सकते हैं पी आर स्क्वायर, और जैसे पी आर स्क्वायर आएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि क्यू आर और पी आर काटने के लिए हमारे पास इस वैल्यू में क्यू आर और पी आर प्रेजेंट है। बट मुझे यहां पर ये वैल्यू b टू द पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे अंडर रूट में b टू द पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर चाहिए। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो b टू द पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर इक्वल टू, जैसे ही स्क्वायर रूट होगा तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसिल हो जाएगा और यहां पर क्यू आर इंटू पी आर मिल जाएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह दूंगा। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर 2 कहने के बाद अब मुझे सिर्फ और सिर्फ आरएचएस में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करना है। इस वैल्यू को हम लोग याद रखेंगे, या इसके हम लोग जो है यहां पर लिख देते हैं। तो देखिएगा हम लोग यहां पर क्या करेंगे, हम लोग आरएचएस कंसीडर करेंगे। तो आरएचएस क्या होगा, यहां पर 2ab अंडर रूट में b टू द पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर होगा एंड विच इक्वल टू, चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 2ab का वैल्यू कितना है, pr इंटू qn इंटू कितना है, qr है। तो यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट की इक्वेशन नंबर 1। नाउ इसके बाद अब हम लोग इक्वेशन 2 से इस अंडर रूट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये qr इंटू pr हो जाएगा। इसको कैंसिल करते हैं, इसको कैंसिल करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, और एट द एंड आपका जो रिक्वायर्ड क्यूएन था वो क्यूएन मिल जाएगा और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। 4 मार्क आपके पॉकेट में आ गए। ठीक है, तो ये आपका हेंस प्रूव्ड। स्क्रीनशॉट ले लो।